नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सत्ता में आने से पहले किस किस तरह की बातें करते थे अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथी, और जब ये सत्ता में आ गए उसके बाद इनका जो रूप स्वरूप देखने को मिला है पूरे देश को और विदेशों में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत तेज़ी से चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती हैं। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। सत्ता में आने से पहले ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, हम यानी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सादे तरीके से साधारण फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते हैं, इस तरह की बातें करते थे। इतने सिक्योरिटी के तामझाम रखने की आखिर ज़रूरत क्या है? क्या क्या नहीं कहा। बड़े बड़े बंगले किस लिए चाहिए मंत्रियों को? और लोगों को लगा कि हाँ यार, बात तो ये आदमी ठीक ही कह रहा है और उनके संगी साथी भी ठीक ही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मीडिया चैनल उनको आबाद लाइव दिखाते थे, और जिस तरह ये देश के जाने माने तमाम उद्योगपतियों पर भी आरोप लगाते थे, डॉक्यूमेंट लहरा करके, कुछ कागज़ लहरा करके कि हमारे पास सबूत है, जिस तरह ये बड़े से बड़े पॉलिटिशियन की धज्जियां उड़ा देते थे, उनको भ्रष्ट बता देते थे एक पल में। और उस समय तो ज़रा याद करिए ना कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के गांधी परिवार पर और तमाम जो उस समय कांग्रेस की लीडरशिप थी और मंत्री थे, उन पर किस किस तरह के आरोप ये लोग लगाया करते थे। और इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की छवि को मलिन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने झूठ बोलने शुरू किए। नितिन गडकरी पर भी आरोप लगाए, अरुण जेटली पर भी आरोप लगाए, कई दूसरे नेताओं को भी घेरने की कोशिश इन्होंने की। लेकिन अरुण जेटली तो सेंट्रल मिनिस्टर के साथ साथ अधिवक्ता भी थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने और नितिन गडकरी ने भी इनको घुटनों पर ला दिया। लिखित में इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने तथ्यों की ठीक तरीके से पड़ताल नहीं की, हमसे गलती हो गई है। मानहानि के केस इन पर ठोक दिए गए थे। वो बड़ा दिल दिखाते हुए अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने वापस भी ले लिए। लेकिन ज़रा सत्ता का नशा देखिए, और सत्ता में आने के बाद ये लोग तमाम उन एजेंसियों को क्यों अपने काबू में करना चाहते थे, क्यों उनको अपने मातहत लाना चाहते थे, अब इसका भी धीरे धीरे पता चल रहा है। अब ज़रा याद करिए, जब ये पहली बार सत्ता में आए थे और दूसरी बार जब सत्ता में आए थे, तब भी इन्होंने दिल्ली पुलिस की जो एसीबी शाखा है, जो भ्रष्टाचार विरोधी एक सेल बनी हुई है, ब्यूरो बना हुआ है, उसको हथियाने के लिए, अपने मातहत करने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। मीडिया के जरिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ करते थे, कभी कहीं धरने पर बैठ जाते थे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी वो मामला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के रोज़ाना केंद्र से भिड़ना, रोज़ाना टेंशन क्रिएट करना, और मीडिया उसमें इनका टूल बना हुआ था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है, उसको कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध जहर उगलता हो,
तो इनको बैठे बिठाए जो इनका एजेंडा है इस सरकार के विरुद्ध, उसकी पूर्ति करने में आनंद की अनुभूति होती है। कभी वो अरविंद केजरीवाल होते हैं, कभी मनीष सिसोदिया होते हैं, कभी वो राहुल गांधी होते हैं, कभी वो नीतीश कुमार होते हैं, कभी ममता बनर्जी, कभी उद्धव ठाकरे, कभी संजय राउत, कभी शरद पवार, कभी राकेश टिकैत भी हो सकते हैं, योगेंद्र यादव भी हो सकते हैं। एक पूरी जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर जमात यहाँ बैठी रही 13 महीने तक, वो आंदोलन, उसका प्रभाव जितना आम पब्लिक पर नहीं दिख रहा था, मीडिया में वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। और क्यों दिखाई दे रहा था ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मीडिया ने, इन लोगों ने मिलकर के किसानों का कितना बड़ा अहित किया है, ये आगे जाकर के इतिहास बताएगा। क्योंकि वो तीनों कृषि कानून कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव वाले साबित होने वाले थे, जिसको इन्होंने वापस करा करके, क्योंकि चुनाव में सबको वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए। नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि अगर लोगों की नाराज़गियाँ इसी तरह रही, दूसरे वर्गों में भी इसकी देखा देखी नाराज़गी हो गई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, ये बेहद ख़तरनाक ट्रेंड है। आप पब्लिक से झूठ बोलें, आप अपने विरोधियों को बदरंग बनाएं, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं और ये साबित करने की कोशिश करें कि बाकी तो सब मैले कुचैले हैं, दागदार हैं, इन्होंने तो लूट मचा रखी है और हम तो दूध के धुले हुए हैं। यही इन लोगों ने किया है, यानी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। और इन्होंने एक और गंदा काम किया है। आप श्रीलंका का हाल देख चुके हैं, वहाँ क्या हुआ है, और गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ये हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को फ्री कर देने की वजह से हुआ है। हमारे देश में भी 7-8 राज्य हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, 6-6 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। दिल्ली को ये बर्बाद करने पर आमादा हैं। यहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, तमाम दूसरी सुविधाएं, और अयोध्या अगर रामलला के दर्शन करना है तो ट्रेन भी फ्री, वहाँ पर जो आपको खाना पीना सब कुछ फ्री। ये जो फ्री वाला रोग इन्होंने पब्लिक को लगा करके एक तरीके से नाकारा और भ्रष्ट बनाने का काम किया है, इसके लिए तो आने वाली कुछ पीढ़ियाँ इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। केवल सत्ता में बने रहने के लिए, केवल वोट हासिल करने के लिए आप लोगों को नालायक और नाकारा बना रहे हैं। ये चीज़ें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और कोई गैरतमंद आदमी, कोई स्वाभिमानी आदमी किसी का फ्री का दिया हुआ कुछ स्वीकार करे और उस पर जीना सीख ले, इससे ज़्यादा गिरी हुई बात भी कोई नहीं हो सकती है। लेकिन इनकी जो कथनी करनी में अंतर सामने आया है, वो बहुत चौंकाता है। बहुत सारे लोग शुरू में जो इनकी बातें होती थी, आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, उनसे बड़े प्रभावित हो गए थे। लगता था कि राजनीति में अब शायद बदलाव का एक युग आए, एक ईमानदार नेतृत्व जो है वो शायद अब इवॉल्व हो जाए, डेवलप हो जाए और देश का भला हो जाए। लेकिन क्या क्या देख रहे हैं हम? नई शराब नीति के नाम पर क्या क्या किया गया है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और अगर आप नई शराब नीति लेकर के आए थे और वो साफ़ सुथरी थी, उसमें कोई कमियां नहीं थी, तो फिर वापस क्यों ली गई? और जितने अब स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, जितना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से कितना कितना पैसा बटोरा है नई शराब नीति में और लोगों को
एक के बदले एक के साथ एक बोतल फ्री, रात को 3 बजे तक भी पीने पिलाने के दौर चलने का इन्होंने रास्ता खोल दिया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सत्येंद्र जैन अंदर हैं, मनीष सिसोदिया कब अंदर चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और जो अरविंद केजरीवाल अलग अलग मीडिया हाउसेस का मुंह बंद रखते हैं, उनको धमकाते रहते हैं, अपने हिसाब से उनका कंटेंट, उनकी प्रोग्रामिंग, उनके एंकर, उनके प्रोग्राम तैयार करवा रहे हैं, तय करवा रहे हैं। क्योंकि आप पैसा भर करके अगर किसी का मुंह बंद रखोगे और बाद में उसको धमकाओगे भी, तो वो भीगी बिल्ली बन करके आपकी धमकियां सुनने को तैयार होंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा, बस ये देखने वाली बात है। अभी भी आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन बंद हैं, जमानत नहीं मिल रही है। अभी भी 2 दिन पहले ही कोर्ट ने फिर से जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दी, जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ के आए, और सीसीटीवी फुटेज तो अब आए हैं, आज वो जारी किए गए हैं, जिसमें वो अपनी बैरक में, बल्कि बैरक उसको क्या कहेंगे आप, बैरक तो उन बेचारे कैदियों के लिए होती है जिनका कोई पुरसा हाल नहीं होता है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, जिनकी कोई सोर्स सिफारिश नहीं होती है, अप्रोच पहुंच ही नहीं होती है। वहाँ तो अच्छा खासा बिस्तर लगा हुआ है, बिस्तर पर ये पसरे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कोई इनकी तेल से पैर की मालिश कर रहा है, ये टांग पर टांग रखे लेटे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई दस्तावेज है। एक तो वहाँ दस्तावेज पहुँच कैसे गए, और इनको चूँकि मंत्री पद से आज तक हटाया नहीं गया है। 30 मई को इनकी अरेस्टिंग हो गई थी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो क्या ये मंत्री का काम जेल में बंद रह कर के कर रहे हैं तो किसकी परमिशन से कर रहे हैं, और क्या ये अवैध नहीं है? पर वहाँ जिस तरीके से इनकी हेड मसाज, लेग्स मसाज, तमाम सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उससे फिर पता चलता है कि इनका जो दोगलापन है वो किस तरीके से उजागर होकर के सामने आया है। पहले क्या कहते थे कि मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ये सुख सुविधाएं क्यों चाहिए जी? अब खुद का मंत्री क्या करवा रहा है, ये किस तरह से जो प्रावधान हैं, जो जेल के आपके कायदे हैं, कानून हैं, नियम हैं, उनकी किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ इनको कुछ दूसरे मंत्रालय और जेल मंत्रालय भी दिया हुआ है। तो जेल मंत्री रहते हुए जेल में बंद रह कर के सत्येंद्र जैन जिस तरह की सुविधाएं वहाँ ले रहे हैं, और वहाँ का जो सुप्रिंटेंडेंट है और दूसरे जेल अधिकारी हैं वो दे रहे हैं, इससे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अभी हाल में हालांकि वहाँ के कुछ जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनको हटाया गया है, क्योंकि ईडी ने ये चीज़ें कोर्ट में पेश कर दी थी कि साहब वहाँ पर ये मसाज करवा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जो जेल अधीक्षक हैं वहाँ के, उस बैरक के, उस इलाके के, वो जाकर के इनकी हाजिरी बजाते हैं, रोज़ाना इनकी सुख सुविधा के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आपने किस तरह के लोगों को चुन करके सत्ता सौंपी है। और फिर से अरविंद केजरीवाल का, उनकी सरकार का, उनके मंत्रियों का जो असली चेहरा है, जो इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है, वो उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो नए वीडियो आए हैं वहाँ से उन पर सवाल खड़े किए, तो पता है इनकी तरफ से क्या कहा गया है? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है।
शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस के चलते जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते रात को सत्येंद्र जैन कई बार बाईपेप्स लगाकर भी सोते हैं। दवाइयों के साथ साथ एक्यूपंक्चर थेरेपी भी उनके इलाज का हिस्सा है। चूँकि जेल में जैन की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। उखाड़ लो इनका क्या उखाड़ना है और बिगाड़ लो क्या बिगाड़ना है। यानी जो कुछ ये वहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो भी एक तरीके से ये अदालत के ऊपर ठेल रहे हैं। और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो ईडी कर रही है, उसने बाकायदा कोर्ट में शिकायत कर रखी है इस चीज़ की। ईडी ने ये आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन से संबंधित सारा डेटा गृह मंत्रालय को भी दिया गया था। ईडी का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिली भगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और इसके बाद ही गृह मंत्रालय ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनसे इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी। और ईडी ने कोर्ट से शिकायत में ये कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंपी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में ये भी कहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने जब रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दे दी तो 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के जो 58 जेल स्टाफ है उसका तबादला किया गया। 58 लोगों का तबादला किया गया। इनमें 4 सीनियर अधिकारी शामिल थे, 2 डिप्टी जेलर थे, 3 सहायक जेलर थे, 7 हेड वार्डर और जेल नंबर 7 के जो जेल अधीक्षक हैं अजीत कुमार, उनको सस्पेंड किया गया। जेल नंबर 5 के जो अधीक्षक हैं अशोक रावत, उनको अब जेल नंबर 7 की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सवाल ये है कि अगर कोर्ट के ही आदेश से ये मसाज, थेरेपी और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो फिर जेल अधिकारी कैसे सस्पेंड कर दिए गए? इसका मतलब ये है कि जेल नियमों को धता बता करके वहाँ पर ये सब किया जा रहा था। तो एक बार फिर इनका असली चेहरा उजागर हुआ है। अब तो सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ का आ गया है मसाज कराने का। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, इसके कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट भी दें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।